हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 6 के बारे में, सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और ऑलमोस्ट अब हमारा लेसन नंबर 6 जो है वो खत्म होने वाला है और साथ साथ हमारी सीरीज भी जो है ना वो खत्म होने वाली है। मेरे हिसाब से मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज को, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात करनी है आज की वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, और ये भी समझना है मॉनेटरी मैनेजमेंट इन ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें मेनली फॉरेन एक्सचेंज को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होती है। देखो इकोनॉमी में ना कुछ सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब पता है क्या होता है कि जब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सिर्फ क्या हो, एक कंज्यूमर हो और एक प्रोड्यूसर हो। कंज्यूमर का काम क्या होता है, डिमांड करना, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, सप्लाई करना, और मार्केट फोर्सेस मिलकर क्या करेंगे, प्राइस को डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी बारे में बात हो गई अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। ये तो हो गई टू सेक्टरल इकोनॉमी। लेकिन जब मैं बात करता हूं तीन सेक्टर्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या आता है, एक और सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वो है गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट भी जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो और ना ही कुछ प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट हो। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ना अपनी पॉलिसीज लेके आती है। ऐसी इकोनॉमी के अंदर हम क्या बोलते हैं, थ्री सेक्टरल इकोनॉमी। लेकिन अभी भी है ये क्लोज्ड ही। ओपन इकोनॉमी का मतलब पता है क्या होता है, जब एक इकोनॉमी ट्रेड चालू कर दे, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे फॉरेन कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। और ऐसे ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज। ये सबको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया है, ठीक है, इसे कुछ जो गुड्स है ना, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ गुड्स हैं, वो क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं दूसरी कंट्री से। जैसे मान लेते हैं अमेरिका से इंपोर्ट करने हैं, तो इंडिया के पास क्या होना चाहिए पेमेंट के लिए, डॉलर होना चाहिए ना भाई, क्योंकि वहां के लोग तो डॉलर में बेचेंगे उन गुड्स को। तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर होंगे जब भी तो वो गुड्स और सर्विस खरीद पाएंगे वहां से, वरना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर हमें किसी कंट्री से कुछ चीजों को इंपोर्ट करना होता है ना, तो हमारे पास वो करेंसी होनी चाहिए रिजर्व के तौर पे, जिनको यूज करके हम वो गुड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमें पहले इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वहां की करेंसी में, जिसके कुछ चार्जेस भी लगेंगे। तो इसलिए जो है ना फॉरेन एक्सचेंज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, और यही नहीं, यहाँ पे किसी देश की करेंसी को स्ट्रॉन्ग और वीक करने में भी फॉरेन एक्सचेंज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। आज हम देखते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया और यूएसडी की। तो जब इंडिया की और आईएनआर और यूएसडी की बात हम करेंगे, ठीक है, तो आईएनआर आपने देखा होगा कि एक यूएसडी ऑलमोस्ट इक्वल है 85 रुपीज के आसपास, यानी कि 80 से 90 रुपए के बीच में रहता है। इसका मतलब जो यूएस की करेंसी है, यूएस का जो डॉलर है, वो इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग, आईएनआर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और हमेशा उसके रेट क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो है ना कंट्रीज जो है वो ट्रेड करना पसंद करती है डॉलर्स में, इसलिए डॉलर की वैल्यू जो है ना हमेशा क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर आप डॉलर ग्राफ चेक करोगे, ठीक है, तो कभी ऐसा टाइम भी था जब एक डॉलर 60 रुपए के बराबर था, एक डॉलर 40 रुपए के बराबर था, लेकिन अब एक डॉलर किसके बराबर आ चुका है, ऑलमोस्ट 85 के बराबर आ चुका है। और हमारी गवर्नमेंट आरबीआई हमेशा कोशिश करती रहती है कि जो ये रेट है ना ज्यादा ना बढ़े, यानी कि हमारी करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो। क्योंकि अगर हमें किसी फॉरेन करेंसी के बदले ज्यादा करेंसी देनी पड़ रही है अपने देश की, इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई जो है ना बहुत सारे स्टेप्स लेती है, उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले हमने समझा कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें $1 चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें 85 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से एक्सचेंज रेट हो गया। तो वही चीज समझते हैं। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट इन ओपन इकोनॉमी, तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है इस टॉपिक के अंदर, वरना मैं कोशिश तो कर रहा था कि जो अगला टॉपिक है वो भी सेम वीडियो में कवर कर लूं, लेकिन इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कहा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन है ना, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और जिसके जरिए हम इंटरनेशनल
ट्रेड कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि बिना फॉरेन एक्सचेंज के हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड करना पॉसिबल नहीं होता है। In India, the exchange rate of a rupee is primarily determined by market demand and supply forces। यानी कि यहाँ पे market demand supply forces है ना, वो कहीं ना कहीं जो exchange rate है रुपीज के बदले वो डिटरमाइन करता है। The management of the exchange rates aims to ensure the economic fundamentals are accurately reflected in the value of rupee। और जो exchange rate है उनका मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो, एक्यूरेट तरीके से हो इंडियन रुपीस का डॉलर्स के साथ। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। अब इसकी वजह से होगा क्या, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, इकोनॉमी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। एडिक्वेट रिजर्व्स होंगे हमारे पास, क्योंकि जब तक एडिक्वेट रिजर्व्स नहीं है हमारे लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एडिक्वेट रिजर्व्स होने चाहिए। एंड फोस्टरिंग अ हेल्थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और इस तरीके से हम एक हेल्थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट बन पाएंगे। तो ये हमारा आता है पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने में। यानी कि अगर हमें कुछ गुड्स को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ऐसे केसेस में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। बिना फॉरेन एक्सचेंज के ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट विद 3 मेन ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेके। वो 3 मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? पहला रिड्यूसिंग एक्सेस वोलेटिलिटी, ताकि जो वोलेटिलिटी है ना, यानी कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना प्राइस को लेके, वो ज्यादा ना हो, स्टेबल रहे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट होने बहुत जरूरी है। अगर कम पड़ गए तो ट्रेड करने में दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्रमोटिंग अ रोबस्ट फॉरेक्स मार्केट, और एक अच्छी मार्केट हो वो भी जरूरी है। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हम जो है कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रेट को या फिर फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये 3 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं आरबीआई के पास, जिसकी वजह से आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, वोलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स कैन अराइज फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। बहुत से फैक्टर्स हैं। क्यों, देखो हमने क्या बोला कि एक्सेस वोलेटिलिटी है ना, उसे कम करने का काम कौन करती है, आरबीआई। ठीक है, लेकिन वोलेटिलिटी आती क्यों है वो भी समझना जरूरी है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, सच एज कैपिटल फ्लो। अगर कैपिटल फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, जो मैं भी बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं कुछ तो उसकी वजह से भी वोलेटिलिटी आती है। एक्सोजीनियस शॉक्स जैसे कोविड-19, इसकी वजह से भी वोलेटिलिटी आती है। ऐसे हम सब जानते हैं कि हम सब जो है ना वो फॉरेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हम जो है वो करेंसीज के पेयर को भी ट्रेड करते हैं अलग अलग मार्केट के अंदर। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर भी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। प्राइस जो है ना बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए आरबीआई उन्हें मैनेज करने का काम करती है, लेकिन वो वोलेटिलिटी आती है इन कुछ रीजंस की वजह से। कैपिटल फ्लो हो गया, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, एक्सोजीनियस शॉक्स हो गए जैसे कोविड-19 पैंडेमिक। टू एड्रेस वोलेटिलिटी आरबीआई एम्प्लॉयज मार्केट इंटरवेंशन। तो इसी वोलेटिलिटी को एड्रेस करने के लिए, कम करने के लिए आरबीआई एम्प्लॉयज मार्केट इंटरवेंशन, आरबीआई मार्केट में इंटरवेंट करती है, मॉनेटरी मेजर्स यूज करती है एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज यूज करती है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो आरबीआई है इस वोलेटिलिटी को कम करने की कोशिश करती है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी कम की जा सकती है। अब समझते हैं आरबीआई के बारे में कुछ और बातें और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कुछ और बातें, कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, कब डेप्रिशिएट होगी। बहुत सारे पॉइंट है, सब हम डिस्कस कर लेंगे आज के टॉपिक के अंदर। बाकी पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जब भी आरबीआई इंटरवेंट करती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, यानी कि खुद कोशिश करती है डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने की, तो उसके वजह होता है क्या है, फॉरेन करेंसी पर्टिकुलरली इन यूएस आईएनआर करेंसी ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज्यादा
इन्वॉल्व होती है इस करेंसी में, यूएसडी आईएनआर। क्योंकि हम सब जानते हैं ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री ट्रेड करती है किसी पर्टिकुलर करेंसी के साथ तो वो क्या है, डॉलर है। तो इसलिए यूएसडी और आईएनआर पे क्या रहता है, खास ध्यान रहता है, ठीक है। और जिसका बेनिफिट भी बहुत सारे लोग उठाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ना दो तरफा बेनिफिट होता है। जैसे कि कुछ लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल नैस्डैक वगैरह हो गया, या फिर यूएसए की जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं, ठीक है, अलग अलग, या फिर किसी दूसरी फॉरेन करेंसी में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट एक ही होता है, भले ही हमारे, देखो हमारी इकोनॉमी को तो नुकसान होगा जब जब यूएस डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी वीक पड़ती जा रही है। जैसे हम सब जानते हैं कि डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, जैसे अभी मान लेते हैं 85 चल रहा है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में 90 पे आ जाए, ठीक है, एक यूएस डॉलर 90 के बराबर हो जाए, 90 आईएनआर के बराबर, या फिर 100 के इक्वल आ जाए। तो उसका बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि फॉरेन, जैसे मान लो किसी ने गूगल के शेयर ले रखे हैं, तो जो जिस पर्सन ने गूगल के शेयर ले रखे हैं, वो शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो उसे बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है, उसकी वजह से उसे क्या मिलेगा, दो तरफा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसी एक बेनिफिट आपके भाई को ही मिलता है। वो कैसे मान लेते हैं कि भाई जो मेरे पास वो पेमेंट आती है वो डॉलर में आती है, ठीक है, तो अगर डॉलर में पेमेंट आ रही है तो जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे पैसा ज्यादा आएगा, है ना। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है उस चीज की वजह से, लेकिन बहुत से लोग जो है ना वो उस चीज से ही प्रॉफिट करना जानते हैं। तो वो चीज है हमारे पास। तो यूएसडी आईएनआर करेंसी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कैपिटल इनफ्लो, जब हम बात करते हैं कैपिटल इनफ्लो की, यानी कि जब भी कैपिटल इनफ्लो होगा लीडिंग टू रूपी एप्रिसिएशन, ध्यान रखना, जब भी कैपिटल का इनफ्लो होगा रूपी का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है, रूपी का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, देखो रूपी एप्रिसिएशन का मतलब पता क्या है, कि ये नहीं कि 1 यूएस डॉलर और महंगा होता चला जाए, 85 रुपीज 90 रुपीज, नहीं, उससे कम होना चाहिए। जैसे 1 यूएस डॉलर मान लो 60 रुपए के बराबर हो गया, इसको बोलते हैं रूपी एप्रिसिएशन। 1 यूएस डॉलर 50 रुपए के इक्वल हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रूपी एप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब हमें 1 यूएस डॉलर के लिए कम पैसे पे करने पड़ेंगे, उसको हम बोलेंगे एक तरह से हमारी करेंसी जो है स्ट्रांग हो रही है, रूपी की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है। तो आरबीआई में बाय डॉलर्स, तो जो आरबीआई है ना वो डॉलर क्या करती है, बाय करती है उस ओवर सप्लाई को काउंटरैक्ट करने के लिए, ओवर सप्लाई एंड स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, ताकि एक्सचेंज रेट क्या रहे, स्टेबलाइज रहे। लेकिन वहीं पे इसका उल्टा सिनेरियो भी होता है, अगर कैपिटल इनफ्लो की बजाय आउटफ्लो हो जाए, ठीक है, इनफ्लो की जगह हो जाए आउटफ्लो हो जाए, तो रूपी की वैल्यू एप्रिशिएट नहीं करेगी, रूपी की वैल्यू क्या कर देगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। और ऐसे केसेस में आरबीआई जो है डॉलर्स को सेल कर देती है, ताकि ओवर डिमांड को यहाँ पे क्या कर सके, हम खत्म कर सके या फिर काउंटर कर सके, ताकि एक्सचेंज रेट फिर से क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो ये दो अलग सिनेरियो है, मैंने एक तो लिख दिया है आपके सामने, एक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, और उम्मीद है आप लोग वो भी समझ गए हो। मतलब ये चीज भी होती है और इसका उल्टा भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय आरबीआई। अब आरबीआई कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करती है फॉरेक्स में इंटरवेंट करने के लिए, इंक्लूड स्पॉट, ठीक है, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स एंड फ्यूचर मार्केट्स। ये सारे ऐसे मार्केट्स हैं जिनको आरबीआई यूज करके कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है। स्पॉट ट्रांजैक्शन सेटल विद इन 2 डेज, ध्यान रखना, स्पॉट की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्या होगी, 2 दिन में सेटल हो जाएगी। वाइल फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स अलाउ आरबीआई टू मॉड्यूलेट डोमेस्टिक लिक्विडिटी, और जो हमारे पास फॉरवर्ड और स्वैप है वो अलाउ करते हैं आरबीआई को कि वो डोमेस्टिक लिक्विडिटी को मॉड्यूलेट, यानी कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी को ठीक कर सकता है, लिक्विडिटी कंडीशन को ठीक कर सकता है, इन लाइन विद मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि लिक्विडिटी को मेंटेन रखना, मैनेज रखना हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया। इसके बाद समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आता है, आरबीआई's इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट आल्सो अफेक्ट्स रूपी लिक्विडिटी परचेजिंग। तो ध्यान रखना, जो आरबीआई का इंटरवेंशन होता है ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो अफेक्ट करता है रूपी की लिक्विडिटी को भी, पैसों की लिक्विडिटी को भी। परचेजिंग फॉरेन करेंसी रिड्यूसेस लिक्विडिटी, इस बात का मतलब ये है कि अगर हम फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हैं तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे हम सब जानते हैं पैसा लिमिटेड है आरबीआई के पास, हमारे कमर्शियल बैंक के पास, हमारी इकोनॉमी के अंदर, और जब हम उस पैसे को फॉरेन करेंसी खरीदने में या फिर फॉरेन करेंसी को बाय करने में यूज करेंगे तो क्या लिक्विडिटी कम नहीं होगी? आप बोलोगे बिल्कुल कम होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि मैं ही हूं, ठीक है, अब मेरे पास 850 रुपए रखे हैं और मान लेते हैं $1 85 रुपए का है,
ठीक है, तो मुझे 850 रुपये सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे $10 खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो पैसा चला गया मेरे पास से। यानी कि जब भी हम अपनी करेंसी को सेल करके डॉलर्स को खरीदते हैं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाती है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, और अगर आरबीआई ने इंटरवेंशन करके, ठीक है, फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू कर दिया, परचेज नहीं सेल कर दिया, तो होगा क्या, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेरलाइजेशन ऑपरेशंस यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन तो इसलिए होते हैं ताकि हम इस इफेक्ट को यहाँ पे खत्म कर सकें, ये भी चीज जरूर ध्यान रखना। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व एडिक्वेसी एक अच्छे अमाउंट में होंगे, इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड मीटिंग एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, एक तो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, दूसरा जो भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि हम इजीली ट्रेड कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंडियाज रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड मेनली थ्रू कैपिटल इनफ्लो। तो जो इंडिया का रिजर्व है वो किस तरीके से मेंटेन होता है वो देखते हैं। इंडियाज रिजर्व एक्यूमुलेटेड मेनली फ्लो कंपोजिशन एंड वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स। इसका मतलब इन सब चीजों से बचने के लिए जो है ना, एक मिनट रुकना, एक्यूमुलेटेड मेनली थ्रू कैपिटल इनफ्लोज, मतलब जो भी कैपिटल इनफ्लो आ रहा है उसमें रिजर्व मेंटेन करते हैं। और एक्सेस बेस्ड ऑन इंपोर्ट कवर। इस बात का मतलब ये भी है कि जब भी हम बात करते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आके पैसा लगाएंगी, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, क्योंकि वो जब अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में बिजनेस करने आएंगे तो वो डॉलर्स लेके आते हैं, ठीक है, या फिर अदर सोर्सेज भी हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई टूरिज्म, जैसे कोई मान लो जैसे हमें ही कहीं बाहर जाना है फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपना INR यहाँ से लेके जाते हैं इंडियन रुपीस, और फिर वहाँ के बैंक से कोऑर्डिनेट करके उसे वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल करना शुरू, मतलब बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैसे ही जब टूरिज्म यहाँ पे आएगा किसी फॉरेन कंट्री से, तो अपनी करेंसी लेके आएंगे और उस करेंसी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, और फिर कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ये भी एक तरीका होता है फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने का, और ये बहुत से तरीके हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को यहाँ पे बढ़ाते हैं। हाउएवर होल्डिंग रिजर्व्स एंटेल्स कॉस्ट ड्यू टू लो रिटर्न्स। अब एक चीज ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत भी है कि जब हम रिजर्व को अपने पास रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो उसकी वजह से एक कॉस्ट आती है, क्योंकि रिटर्न्स क्या हो गए, यहाँ पे कम हो गए हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ये जरूर ध्यान रखना, ये भी एक हमारे पास क्या नुकसान है। भले ही रिजर्व मेंटेन करके हम ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, हमारा एक्सचेंज रेट अच्छा रहता है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हमें समझ ध्यान में रखने हैं। इसके हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, डाटा ऑन आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशन इज पब्लिश्ड बाय आरबीआई। अब ध्यान रखना, जो भी फॉरेक्स इंटरवेंशन है जो आरबीआई कर रही है, उसका डाटा हमेशा मंथली पब्लिश किया जाता है, मंथली बुलेटिन एंड IMF स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड किया जा सके टू मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी कि जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि कैसे आरबीआई अलग अलग पॉलिसी को यूज करके फॉरेक्स मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसके बाद आता हमारे पास लास्ट पॉइंट, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी पजेस रिस्क। जब भी एक्सचेंज रेट में वोलेटिलिटी आती है, यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व होता है टू बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस को भी और इन्वेस्टर्स को भी, एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो किसमें एंगेज है, इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज है एंड फाइनेंस में एंगेज है। फ्लक्चुएशंस कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, और जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वोलेटिलिटी की वजह से, उसमें अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। यानी कि जब हम बात करते हैं ना स्टॉक मार्केट की या फॉरेक्स मार्केट की, तो वहां पे जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो दोनों चीज बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, तो अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी होते हैं और गेन्स भी होते हैं, अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसकी वजह से होता क्या है नुकसान, प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है, एंड कॉम्पिटिटिवनेस ये भी अफेक्ट होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज जो है ना उसमें आरबीआई का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल था, मुझे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गया, कोई भी डाउट रह गया, कोई भी पॉइंट समझना हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पॉइंट को कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।